हेलो आप सबको मेरा नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल ऑफिशियल चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन पे। मैं आज के सामने फिर से उपस्थित हूँ इस बीपीएससी एईडीओ के स्पेशल प्रैक्टिस सेट में लेकर के, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन के 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये कंप्लीटली आपकी जो जीएस के सेक्शन होंगे या मैथ्स के होंगे, जो भी होंगे, मैथ्स के तो नहीं है, जीएस के ही हैं। वो आपके 100 क्वेश्चन जो होंगे वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड होंगे। ये इसकी इस प्रैक्टिस सेट की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है। अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर दें, ठीक है ना? और एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। तो हम आपको लेके आते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन इसके पहले ये आप देख लीजिए, ये ऑफ़र है कि अभी तक आपकी मान लीजिए तैयारी बिल्कुल ज़ीरो है, तो आप इन सारे पैक को यूज़ कर सकते हैं। तीनों के कॉम्बो ऑफ़र अभी भी अवेलेबल हैं 200 पे, ₹200 पे सब मिल जाएँगे आपको। ये आपको एईडीओ के लिए एक रामबाण साबित होगा। 24,000 इसमें क्वेश्चन भी हैं। ये क ओरिजिनल एनसीईआरटी, सबसे बड़ी बात ओरिजिनल एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी बीपीएससी बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा है। इस बात को आपको पता ही है, टीआरई 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला ही क्वेश्चन आपका शायद मिल गया है कहाँ से? इकोनॉमिक्स से। डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। कह रहा है कि भारतीय इकोनॉमी में जो जॉइंट सेक्टर है, मतलब संयुक्त क्षेत्र, इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? देखिए, जहाँ पर जॉइंट की बात आती है ना, वहाँ पे स्वामित्वता दोनों लोगों की आती है, मतलब सरकार की भी आ जाएगी और प्राइवेट मतलब लोगों का भी आ जाएगा। इसमें ऑप्शन यही होगा, ऑप्शन नंबर ये सही है कि इसमें क्या होता है कि ऐसा उपक्रम है जहाँ पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का साझा मालिकाना हक होता है। आसान लैंग्वेज में है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आते हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जो सदाबहार या बारहमासी जो नदियाँ हैं, उसमें जल का प्रवाह निरंतर बना रहता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि यहाँ पे जो ऊँचे पर्वत है, वहाँ पर बर्फ जमी होती है, और जैसे-जैसे बर्फ पिघलता है, तो पिघलने के बाद से वो बर्फ पानी बन के आकर के नदियों के रूप में आपका जल का प्रवाह करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बारहमासी नदियाँ वही होगी, गंगा, यमुना, ये सारी क्या हैं? बारहमासी नदियाँ हैं। जिनके नदियाँ कभी सूखती नहीं है, मतलब पानी उसमें हमेशा भरा रहता है। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि भारत में, क्वेश्चन नंबर 3, कि भारत में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम पीआईएल का नाम देते हैं, या इसको जनहित याचिका बोलते हैं, उनको लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है, उसे किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है, इनका नाम है जस्टिस पीएन भगवती। क्या नाम है? जस्टिस पीएन भगवती। क्लियर है? ये एक्चुअली 1980 में इसका पीआईएल का उन्होंने बनाने का श्रेय आता है। 1980 में इसको लेके आए थे, ठीक है ना? भारतीय न्यायपालिका में इसका स्थापना हुआ था आकर के। ये क्या है, लोगों को मतलब लोगों का इंटरेस्ट का मतलब किसी चीज़ को जानना है, उनके बारे में जागरूक करना है, तो पीआईएल नहीं होता है, आप पीआईएल दायर कर दीजिए, आपके बारे में सारी जानकारियाँ इसमें उपलब्ध हो जाएँगी। वो दूसरी चीज़ है आरटीआई आप जो बोल रहे हैं। ये पीआईएल है, ठीक है ना? जिसको किसको आता है लोकप्रिय बनाने का उद्देश्य? जस्टिस पीएन भगवती को। कब की बात है ये? 1980 में। अब आते हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि वह विशेषज्ञ जो वायुमंडलीय दशाओं और मौसम के बदलावों का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है, वो क्या कहलाता है? वो विश्लेषण करता है, उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। क्या नाम देते हैं उसको? मेट्रोलॉजिस्ट। इसको समझते हैं, ये लिखा है सिस्मोलॉजिस्ट। सिस्मोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो भूकंप के बारे में जानकारी रखता हो, भूकंप कंप्लीट इसकी विशेषज्ञ हो। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो मानव विज्ञान संबंधी जानकारी रखता हो। ऑन्कोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो कैंसर के इलाज होते हैं, कैंसर के बारे में जिनकी जानकारी हो। ये अलग-अलग है। मेट्रोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो मौसम के बदलावों और वायुमंडलीय दिशाओं के बारे में जानकारी रखता है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ध्यान दें। ये कह रहा है कि बीएचईएल, जिसको भेल बोलते हैं, इसका पूर्ण विस्तार निम्नलिखित में से कौन-सा है? मतलब इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, शायद सबको पता होगा। इसका फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। कहाँ दिया है? भारत हाई नहीं होता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिशियन नहीं होता है, हैवी यहाँ पे ये भुवन ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसकी जो स्थापना होती है ना, इसकी स्थापना होती है 1964 में। कहाँ होती है?
1964 में, और इसका मुख्यालय की बात किया जाएगा, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। क्या है? नई दिल्ली। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट है, निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों को उनकी प्राकृतिक के साथ सुमेलित करना है। चलिए अब आते हैं हम आपको लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ये जो भावर का क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र है, बांगर का क्षेत्र है, खादर का क्षेत्र है, जो पहले आपको जानकारी है, पहले उसको आप मिलान करिए। पहले मिलान करने के लिए स्पष्ट आपको दिखना चाहिए। आप जानते हैं कि जो बांगर होता है और ये खादर होता है, इन दोनों के बारे में सबको जानकारी है। खादर का मतलब होता है नई जलोढ़ मिट्टी, क्या होती है? और बांगर का मतलब होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना? तो बांगर का मतलब तीसरा का पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहाँ है? कहाँ दिया है पुरानी? प्राचीन जिसको बोलते हैं। इसका मतलब ये जो थर्ड नंबर का ऑप्शन किसके साथ मिलान करेंगे? फोर्थ में। कहाँ पे दिया हुआ है? एक ही जगह दिया हुआ है, सारे ऑप्शन आपके कट गए। कट गए कि नहीं कट गए? अब दूसरी बात इसमें देख लीजिए, जो आपकी खादर होती है वो नहीं होती, इसका मतलब जो फोर्थ का होगा, वो फोर्थ का आपका कौन सा होगा? पहला होगा। फोर्थ का पहला भी दिया हुआ है। और दूसरा मतलब जो तराई होती है, वो तराई कैसी होती है? तराई का मतलब होता है दलदली इलाका, मतलब सघन और दलदली इलाका। तो ऑप्शन नंबर थर्ड मिल गया। और जो बचा आपका भांवर, भांवर का मतलब होता है जो पारगम्य और छिद्र युक्त होते हैं, जिनकी मिट्टियों में छेद पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका एग्जैक्ट करेक्ट है। आपको सच में मेरा सेशन पसंद आ रहा है? अपने दोस्तों के बीच में एक बार शेयर जरूर कर दें सेशन को, बहुत बेनिफिशियल साबित होगा आपके एईडी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कि भारत के किन हिस्सों में जाड़े के दिनों में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है? तो सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है कोरोमंडल के तट में। जब पश्चिमी मौसम जब लौटते हुए मानसून आते हैं, तो आपके कोरोमंडल तट, जैसे आपके तमिलनाडु के क्षेत्रों में आपको देखने को बारिश मिलती है। कह रहा है कि मैकाल जो पहाड़ी है, मैकाल पर्वतमाला है, उस पर्वतमाला में स्थित वो कौन सा स्थान है जहां से नर्मदा, सोन और महानदी जैसी नदियां निकलती हैं? क्योंकि ये जो है, ये बिंद और सतपुड़ा जो है आपका, ये बिंद और सतपुड़ा के बीच में, सतपुड़ा के बीच में एक पर्वतमाला मिलता है जिसको हम मैकाले का नाम देते हैं। क्या देते हैं? मैकाल या मकालू पर्वत का नाम देते हैं, वो मिलता है। और ये ऑप्शन नंबर आपका डी। और इसमें जो आपकी नर्मदा है वो पश्चिम की तरफ बह जाती है, और सोन है वो पूरब की तरफ बहती है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ जो मेघालय के गारो हिल्स है, उस अ, गारो हिल्स में विद्रोह करने वाले जो आदिवासी नेता हैं, वो नेता का नाम बताइए। उस नेता का नाम था पातोगन संगमा। ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। पातोगन संगमा थे ये। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है ना? इनमें से कौन सा विकल्प आपका भौगोलिक दृष्टिकोण से गलत तरीके से जोड़ा गया है? आपको पता है नंदा देवी शिखर कहाँ है? तो उत्तराखंड में, बिल्कुल ये तो सही है। नीलगिरी पर्वत कहाँ है? तो केरल में, बिल्कुल ये गलत है। ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है एक्चुअली नीलगिरी पर्वत। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए भी सही होगा। गोरीचन चोटी अरुणाचल प्रदेश में है, वही खरदुंगला दर्रा आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। 11 नंबर में आते हैं। 11 नंबर में है कि राज्यों और उनके परमाणु ऊर्जा केंद्रों का जो सही मिलान है वो कौन सा है? देखिए, एक मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ। जब भी कर्नाटक याद करिएगा, कर्नाटक क से याद करिएगा। कर्नाटक क का मतलब होता है कैगा। इसका मतलब एक का दो होगा। ठीक, ऑप्शन सब कुछ देख लेते हैं। एक का दो, दो जगह दिया हुआ है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया। ये वाला एग्जैक्ट बराबर है। दूसरा, तमिलनाडु का मतलब होता है, तमिलनाडु का आपको ये पता है ना कि नरौरा उत्तर प्रदेश में है। तो सी का मतलब पहला हो गया। तो सी का पहला कहाँ है? तो सी का पहला यहाँ पे गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका एग्जैक्ट मिल गया। कर्नाटक कैगा हो गया, तमिलनाडु कुडनकुलम होता है। वहीं गुजरात में तो काकरा पार होता है, गुजरात का काकरा पार, नरौरा उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट, भारतीय वन विभाग के जो प्रशासनिक ढांचा है, उसमें कौन सा वर्ग शामिल है? इसमें आपका जो वर्ग शामिल होता है, शामिल नहीं है, ये होता है स्टेट राज्य। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। यानी संरक्षित वन, आरक्षित वन और अनक्लासिफाइड, जिसको अवर्गीकृत वन बोलते हैं, ये भी शामिल होते हैं इसमें। 12 के बाद से हम 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर है कि दक्षिण पूर्व एशिया के देश का बर्मा का नया आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? इसका आधिकारिक नाम क्या है? म्यांमार। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में 33% कोटा प्रदान करने वाला जो संवैधानिक संशोधन है, वो कौन सा है? इसमें संशोधित संशोधन आपका 106वां संविधान संशोधन है। पहले आपको क्या करना है कि मैं जितना करा रहा हूं, पहले आपको वीडियो को पॉज करके सारे आंसर को अपनी कॉपी में लिखना है, और एक बार लिख करके आपको
देखना है कितना सही, उसके बाद कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करना है कि कितना आपका सही हुआ है। वीडियो को जरूर शेयर कर दें। कह रहा है कि अब आचार्य विनोबा भावे के द्वारा जो संचालित आंदोलन है, जिसको बिना खून वाली क्रांति मतलब ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहते हैं, वो मतलब कौन सी क्रांति है? उसका नाम है भूदान ग्राम आंदोलन, जो 1951 में चलाया गया था। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी सही है। 15 के बाद से हम आते हैं 16 की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन देखें। हाँ, इसको मैं बता दूं आपको, ये थोड़ा सा एक बार ध्यान दे दें, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये। मैंने बोला कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और साइंस है। इन तीनों का जो कॉम्बो ऑफर है ना, ये आपको 200 रुपये में अभी भी अवेलेबल है, मिल जाएगा। वरना अलग अलग प्राइस देखते हैं तो ये 99, ये 19 और ये 71 है। ये आपको जो एईडीओ में अभी तक आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा हो, केवल इन तीनों को पढ़ लेते हैं, तो इन तीनों के सेक्शन से कोई भी सेक्शन बाहर नहीं आएगा। मतलब कि ज्योग्राफी के कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, हिस्ट्री और साइंस की मेरी गारंटी इसमें से बिल्कुल नहीं छूटेगा। और जो टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल रामबाण है, उनको तो जरूर लेना चाहिए। जो एईडीओ अभी अभी मान लीजिए उसके आपके पास 10 दिनों का समय बचा हुआ है, आपके लिए तुरंत ये रामबाण का साबित होगा। तो प्लीज इसको जरूर लें। इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर 7905858205 पर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि जो दीक्षी नामक जो जल विद्युत परियोजना है, अरुणाचल प्रदेश की किस नदी पर बनाई गई है? यह अरुणाचल प्रदेश की फुडंगटू नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 17 नंबर की तरफ आते हैं। संविधान के अनुसार किस राज्य में आर्टिकल 356, जिसको हम राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, वो शुरू में कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले शुरू में इसको हम 6 महीने के लिए लगाते हैं। उसके बाद से संसद की जब मंजूरी मिलती है, तो मंजूरी मिलने के अनुमति के बाद से इनको हम 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आपका बी सी सही है। 18 नंबर 18 नंबर है कि अप्रैल 2024 में संपन्न हुए चुनाव में केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की किस अत्यंत पिछड़ी जनजाति को पहली बार वोट डालने का अधिकार मिला है? इसमें जो भी जाति है ना, ये आपकी जो सैंपन है वो अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है और इन्हीं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 नंबर है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, के अंतर्गत किसका अध्ययन प्रमुखता से किया जाता है? तो ये किया जाता है जो आपके व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयां हैं और जो छोटे स्तर के एजेंट हैं, उनके बारे में इसमें प्रमुखता से ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 19 के बाद से हम 20 नंबर पे क्वेश्चन आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्लीज सेशन को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के बीच में शेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके इससे। बहुत मेहनत से मैंने पूरा सेट तैयार किया हुआ है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की जो सीमा है उसके भीतर एक वर्ष में तैयार जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं, इसके बाजार के मूल्य को क्या कहते हैं? इसके बाजार को मूल्य को बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम जीडीपी का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। बांग्लादेश में जो डेल्टा क्षेत्र है, यमुना पद्मा मेघना जो दोआब होता है, ये बांग्लादेश का यमुना पद्मा मेघना दोआब, इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई है 20 से लेकर के 50 मीटर के आसपास। ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट। 22 नंबर पे चलते हैं। बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी है, उसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? इसकी नींव रखी गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। सर विलियम जोन्स के द्वारा कब रखी गई थी? तो ये रखी गई थी आपकी 1784 में। कब रखा गया था? 1784 में रखा गया था। ठीक है ना? कब? 15 जनवरी को। ठीक है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में बनाया गया था। इनका उद्देश्य प्राच्य सभ्यताओं को नहीं, प्राच्य संस्कृतियों को अपनाना था। दक्षिण भारत में जो आत्मसम्मान आंदोलन है, उसका जो नेतृत्व है, उसके प्रमुख व्यक्तित्व कौन है, मतलब व्यक्ति कौन है? उसके जो प्रमुख व्यक्ति हैं, वो हैं आपके ईबी रामास्वामी नायकर। आपको बता दूं, जो आत्मसम्मान आंदोलन है वो 1925 में तमिलनाडु के इलाकों में चलाया गया था। ये हिंदू धर्म में जो कुरीतियां फैली थी, जो छोटे दबे किस्म के लोग थे उनको ज्यादा दबाया जा रहा था, उनकी आवाज को ईवी रामास्वामी नायकर ने आवाज उठाया और आत्मसम्मान आंदोलन का नारा दिया। यही उनका नेतृत्व था, यही नाम था, और 1925 की बात है ये। ठीक है ना?
23 के बाद से 24 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वो प्रसिद्ध रणनीति कौन सी थी जिसने एसटीएस, एसटीएस का मतलब होता है संघर्ष विराम संघर्ष, ठीक है ना, के रूप में जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये विराम जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसी समय किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका एग्जैक्ट सही है, ठीक है ना। कब की बात है ये है 8 अगस्त 1942 में। उसके बाद है क्वेश्चन कि वर्ष 1922 की उस हिंसक घटना का नाम बताइए जिसमें भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। सबको पता है चौरी चौरा कांड है, 1922 में हुआ था। अगला पॉइंट है 5 फरवरी 4 फरवरी दोनों ऑप्शन में दे सकता है, प्राथमिकता 5 फरवरी को देना है आपको। किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किए गए बंगाल विभाजन को रद्द किया? देखिए रद्द किया गया है कब, 1911 में, ठीक है ना, 1911 में रद्द किया गया है। और मैं आपको बता दूं इसकी घोषणा 20 जुलाई को होती है, 20 जुलाई को कर्जन घोषणा करता है, 20 जुलाई 1905 को। और ये कंप्लीटली लागू कब होता है, ये लागू होता है 16 अक्टूबर को, याद रखिएगा डेट। ये लागू हो, ये आपका घोषणा का डेट है, अनाउंसमेंट किया गया था 20 जुलाई को और इसको बिल्कुल लागू कर दिया गया 16 अक्टूबर को, ठीक है ना। और इसको कंप्लीट रद्द कर दिया गया था जॉर्ज पंचम के आने के बाद से 1911 में। 27 नंबर पे आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया? तो ये है नागपुर, नागपुर जो सत्र है 1920 में लगभग। इसकी जो अध्यक्षता किए थे मेरे ख्याल से विजय राघवाचारी थे, ये शायद विजय राघवाचार्य थे, इनकी अध्यक्षता किए थे ये नागपुर सत्र में। इसको कंप्लीट मतलब एक निर्णय लिया गया था, इसको लगाया, जिसमें आपको बता दूं कि जो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता था उनके लिए 21 वर्ष की मिनिमम एज रखा गया था। आप 21 वर्ष से कम है तो आप कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, पार्टी ज्वाइन करने का एक रूल था इनका। कह रहा है कि 1857 क्रांति संघर्ष में सबसे संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य असत्य है? रानी लक्ष्मीबाई झांसी बिल्कुल सही है। लियाकत अली दिल्ली नहीं है, लियाकत अली इलाहाबाद से है, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। नाना साहब कानपुर बिठूर से हैं, कुंवर सिंह बिहार है, सबको पता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 28 के बाद से हम आते हैं आपको 19 की तरफ लेकर के। 29 नंबर जो फराजी आंदोलन है, फराजी आंदोलन आपको बता दें ये 1818 से लेकर के 1920 1820 तक, ठीक है ना, चला था। लगभग 19वीं शताब्दी के आसपास की बात है ये। और इसका सूत्रपात जो किया गया था वो हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अलीगढ़ स्थित जो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय है, इसके प्रथम वाइस चांसलर कुलपति बनने का गौरव किसको प्राप्त है? ये गौरव प्राप्त है हाकिम अजमल खान को। हाकिम अजमल खां को। सर सैयद अहमद खान इसकी स्थापना किए थे। 1920 के आसपास की बात है ये। भारत में आधुनिक प्रिंटिंग छपाई तकनीक को शुरू करने का जो श्रेय है वो किनको जाता है? तो ये पुर्तगाली को जाता है। लेकिन हम भारत की बात करें कि भारत में जो जनक माने जाते हैं, भारत में किसके जनक, भारत में जो जनक माने जाते हैं अ, इनका नाम क्या है, इसके जो जनक हैं वो मुंशी नवल किशोर, क्या नाम इनका, मुंशी नवल किशोर। और ये 1858 में लखनऊ में पहला मुद्रण इसकी स्थापना किया था। और मैं आपको बता दूं ये एशिया का सबसे पहला और सबसे पुराना मुद्रण मशीन यानी छपाई की बात यही शुरू होती है। मुंशी नवल किशोर जो भारत के प्रेस के जनक माने जाते हैं, क्लियर है ना। लेकिन शुरू करने का श्रेय जो यूरोपीय शक्ति थी उसका नाम है पुर्तगाली। 32 नंबर है, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1961 के भारतीय परिषद अधिनियम के लागू होने के समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? जो भारत के वायसराय थे ये लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे ये? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग का समय देखा जाएगा तो 1856 से लेकर के 1862 तक है, ठीक है ना। और आपको बता दूं कि 1861 एक और चीज के लिए याद रखते हैं, इसमें भारत में एक पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत होती है। अब आप पूछेंगे सर पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का मतलब होता है प्रभार। पोर्टफोलियो वित्त के क्षेत्र में था। इसमें यह कहा गया था कि जो आपके गवर्नर जनरल हैं या आपके जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी जो परिषद होती है ना, जो कार्य करने वाले, उनके सदस्यों का जो वित्त राजस्व ये सभी प्रकार के जो अलग अलग प्रभारी बनाए गए थे उनको अलग अलग एक अलग अलग प्रभार दिया गया था। ये कब की बात है? तो 1861 में। किसके समय में? तो कैनिंग के समय में, क्लियर है।
32 नंबर है कि जो प्रसिद्ध सूफी संत हैं शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख निजामुद्दीन सॉरी औलिया की दरगाह दिल्ली में पड़ती है। 34 नंबर है कि मुगल शासन के दौरान राज्य के पूरे वित्तीय शासन ढांचे की देखरेख करने वाला शीर्ष अधिकारी कौन था? देखिए उसमें था दीवान। कौन था? दीवान ही सारा इसमें वित्तीय का लेखा जोखा या इसके राजस्व की क्या किस प्रकार का रूप होना चाहिए ये देखता था। अगला पॉइंट है कि इतिहास में जजिया कर कौन है? जजिया कर को पहली बार, ध्यान दीजिएगा, पहली बार बोल रहा है ये, पहली बार लागू करने का जो श्रेय है वो मोहम्मद बिन कासिम को जाता है, जो 712 में सिंध पर आक्रमण किया था और वहीं पर जजिया कर को लगाया था। ठीक है ना? और दूसरी बात, वहां पे उसके बाद जो लगाया गया था जजिया कर, वो लगाया गया था आपका किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ये था ना, जो आपका ब्राह्मणों के जो मतलब कि जो हिंदू पहली बार ब्राह्मणों के खिलाफ लगाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। जजिया कर उनके लगा था जो मुस्लिम धर्म से संबंधित नहीं थे उनके लिए। कारक कार कारकोटा जो राजवंश है वो इसका ऐतिहासिक संबंध किस क्षेत्र से रहा है? तो जम्मू कश्मीर से रहा है। 37 नंबर है कि किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में भव्य राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? तो ये थे राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ये जो मंदिर बनवाए थे ये उस चोल वंश की जो राजधानी थी, राजधानी चोल वंश की, क्या नाम था उसका? उसका नाम था गंगै कोंड चोलपुरम। गंगै कोंड चोलपुरम, उसी में ये मंदिर स्थित है जो आपका राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। 37 के बाद से हम 38 पे आते हैं। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महान दर्शक, दार्शनिक और मित्र कौन थे? ये हैं आपके चाणक्य थे, विष्णुगुप्त जिनका नाम दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर, थोड़ा सा हम फास्ट होंगे। उत्तर वैदिक काल में देवताओं की जो प्रधानता है उसमें बदलाव आया है, तब इंद्र के स्थान पर सर्वोच्च स्थान किसे मिला है? ये सर्वोच्च स्थान मिला था आपका प्रजापति। ठीक है ना, प्रजापति का। फिर से मैं बता रहा हूँ कि अभी तक आपका जो एनसीईआरटी पैक जिन जिन भाई बहनों ने नहीं लिया है एनसीईआरटी पैक, प्लीज ले लें और एग्जाम में बैठेंगे तब इसका लाभ जरूर पाएंगे। तीनों की प्राइस मैंने 200 रुपए कर दी है बिल्कुल ऑफ करके, 200 रुपए मिल जाएगा। अलग अलग प्राइस आपको 1999 रुपीज मिलेगी और वहीं पे साइंस आपको मिलेगा 71 रुपीज में। 99 रुपीज में जो हिस्ट्री की बात करेंगे उसमें 9000 प्लस क्वेश्चन होंगे, हैंड रिटेन नोट्स भी होगा 6 से 12 तक। जियोग्राफी में भी आपका 6 से 12 तक का एमसीक्यू होगा जिसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको नोट्स 6 से 10 तक के मिलेंगे। और साइंस में नोट्स आपके 8 9 10 के मिलेंगे, लेकिन 6 से 10 तक के पूरे 5600 प्लस एमसीक्यू मिलेगा। ठीक है ना, साइंस में। प्रागैतिहासिक जो काल है जिसकी सही परिभाषा क्या है? इसकी सही भाषा यही है कि इसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिले थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा दिख रहा है, कोई भी लिखित ऐतिहासिक प्रमाण इसके नहीं मिले हैं। भारत में बिहार में जो स्थित जो कांवर झील है उसको एशिया की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। वो एक प्रकार की गोखूर झील है। गांवर झील, कांवर झील क्या है? तो गोखूर झील है। ठीक है ना। और ये जो है कहाँ स्थित है? तो ये है आपका, कांवर झील बताई तो थी, ये स्थित है आपका हमारे ख्याल से होना चाहिए बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय। क्लियर है? ये बेगूसराय में स्थित है। और इसको 2020 में रामसर साइट में इसको शामिल किया गया था। और ये भारत में रामसर साइट होने वाला, ये बिहार का तो पहला है, लेकिन भारत की बात किया जाएगा तो भारत में 39वें नंबर की झील है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर कि निम्नलिखित जिलों में से वो कौन सा जिला है जो उत्तर पश्चिम जलोढ़ मिट्टी मैदानों का क्षेत्र का हिस्सा नहीं माना है? ये है आपका पूर्णिया। आपको बता दें पूर्णिया किस स्टेट से, किस राज्य से बाउंड्री शेयर करता है? तो पश्चिम बंगाल से। पूर्णिया, कटिहार और कौन सा है? 3 जिले हैं डिस्ट्रिक्ट। पूर्णिया, कटिहार और कौन सा है? किशनगंज। किशनगंज ऊपर पड़ता है ना। तो 3 जिले जो पश्चिम बंगाल से बाउंड्री शेयर करते हैं, 3 स्टेट। क्लियर है? 42 के बाद से 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 43 नंबर देखिए, कह रहा है कि बिहार में बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो विकास के दर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका जो कथन सत्य है कि 2016-17 में सेवा में, मतलब सेवा को तृतीय क्षेत्र बोलते हैं, इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिली थी। ये ऑप्शन आपका आपका असत्य है इसमें। ठीक है ना, ये गलत बात है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत
दंपति को कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी यदि अदर कास्ट का लड़का किसी दूसरे कास्ट की लड़की से शादी करता है, तो उसमें सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 44 के बाद से 45 नंबर है। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की किस जाति को एससी श्रेणी में शामिल करने वाली 2015 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है? ये है आपका तांती तंतवा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 45 के बाद से 46 नंबर देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 लगा है जब राज्य के गवर्नर थे। कौन थे? तो वो राज्य के गवर्नर थे नित्यानंद कानूनगो। और उस समय सीएम कौन थे? उसमें सीएम थे भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री। और इसके साथ भी और भी जान लीजिए, पहली बार जो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब लगा था? तो वो लगा था 29 जनवरी 1968 को लगा था। और कब खत्म हुआ? ये खत्म हुआ था 26 फरवरी 1969 को। इसका मतलब कि लगभग 242 दिन का राष्ट्रपति का शासन लगा था इसमें। और अभी तक आपके बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। क्लियर है? सारी क्लियर बात है? चलिए, 47 नंबर है कि वर्ष 1930 में बिहार में हुए जो धरना प्रदर्शन के कारण राजस्व वसूली में लगभग कितनी गिरावट दर्ज की गई थी? लगभग 10 लाख की गिरावट दर्ज हुई थी। 48 नंबर है, बिहार के निम्नलिखित में से वो कौन सा नेता है जो अपने प्रखर कृषक आंदोलन के लिए जाने जाते थे? ये सबको पता ही है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्लियर है? अब आते हैं बिहार समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक है वो सदस्यों में से कौन से शामिल थे? तो पहली बार बिहार समाजवादी पार्टी है वो 1931 में से स्थापना होती है, जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसके संस्थापक में फूलन प्रसाद वर्मा भी थे। ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 49 के बाद से हम 50 पे आ गए। 50 है कि एक माइक्रोन का मान मिलीमीटर में किसके तुल्य होता है? ये होता है 0.1001 मिलीमीटर। गोवा पर पुर्तगालियों के आगमन के पहले वहां पर मुख्य रूप से किसका शासन था? दिमाग से सोच के आंसर देना इसमें। बहुत लोग आएंगे तुरंत मार देंगे किसको? भाई गोवा पुर्तगाली या तो उसके पहले भारतीयों का ही तो शासन था इस पे। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला पॉइंट, महात्मा गांधी के वे कौन से अंग्रेज मित्र हैं जो स्वाधीनता संग्राम के दौरान उनके काफी करीबी रहे हैं? ऑप्शन 4 आपके सामने, इसका सही ऑप्शन है रेवरेंड चार्ली एंड्यूज। क्लियर है? गोलमेज सम्मेलन की जो श्रृंखला है उसमें कौन सा सम्मेलन था वो जो 1932 में आयोजित हुआ था? ये सबसे लास्ट सम्मेलन था जिसको हम तृतीय का नाम देते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन था जो 1932 के लास्ट में संपन्न हुआ था। क्लियर है? अब अगला पॉइंट आपके सामने आ रहा है 54। उष्मा की एक इकाई के रूप में जो एक कैलोरी है उसका मान लगभग कितने जूल के बराबर होता है? ये होता है 4.2 जूल के बराबर। 45 नंबर देखते हैं, सॉरी 55 नंबर कह रहा है कि सौर मंडल के ग्रहों की जो गति है उनके कक्षीय पथ का निर्धारण मुख्य रूप से किसके सिद्धांतों के द्वारा किया जाता है? ये सिद्धांत हैं केपलर के नियम के द्वारा। किन के द्वारा? या गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम? नहीं, जो ग्रहों की गति की बात करेंगे तो वहां पे केपलर का नियम फॉलो करेगा। तापमान मापन सेल्सियस स्केल पर 50 का मान कितना होगा, किसके समतुल्य होगा? एक फार्मूला याद रखिए, C/5 इक्वल टू F-30 बाई 9। किसकी वैल्यू दी हुई है? ये दी हुई है 50 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है ना, यही दिया हुआ है ना। इसका मतलब C/5 इज इक्वल टू एफ की वैल्यू, ये फारेनहाइट में, ये 50 माइनस 32 रखिए डिवाइडेड बाई 9 रखिए। इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? ये 50 है ना, कितना हो जाएगा? F-32, इसका मतलब 18 हो जाएगा। 18 माइनस 18/9, इसका मतलब कि 2 हो जाएगा ना, 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10। C/5 इज इक्वल टू -2/9, सॉरी -2। इसका मतलब C की वैल्यू तो -10 आ रहा है। C की वैल्यू -10 आ रहा है।
तो ये -10 बना लीजिए इसको, कोई बात नहीं, इसको -10 बना लीजिए। चलिए, अक्सर देखा जाता है कि बादलों वाली रातों की तुलना में आसमान साफ और रातें ठंडी अधिक होती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण होता है रेडिएशन, मतलब कि विकिरण होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। प्रकाश या विद्युत चुम्बकीय तरंगों में जो ध्रुवण है, जिसको हम पोलराइजेशन की घटना मानते हैं, यह प्रमाणित करते हैं कि तरंगे का स्वभाव कैसा होता है। देखिए, जो प्रकाश चुंबकीय तरंगे होती है ना, प्रकाश या विद्युत चुम्बकीय तरंगे, यह हमेशा इसका स्वभाव अनुप्रस्थ मतलब ट्रांसवर्स होती है। अगला पॉइंट है, डेसिबल किसकी इकाई है? तो आपको पता है डेसिबल जो है वो भौतिक इकाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? तो ये किया जाता है जो ध्वनि की प्रबलता है या ध्वनि की जो तीव्रता है। भारत में घरों और उद्योगों में उपयोग होने वाली जो प्रत्यावर्ती धारा एसी है, उसकी मानक आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? 50 हर्ट्ज के आसपास होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में क्रांति लाने का जो वाले उपकरण है, वो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किए थे जॉन बार्डिन ने, क्योंकि ये 3 लोगों के साथ करते हैं, जिनमें आपके शाकली हैं ये, और एक आपके ब्रिटेन भी हैं। ये दोनों लोग मिल करके करते हैं, 3 लोग। 1947 में करते हैं, और इनकी इसी काम का प्रोत्साहन देकर के 1956 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिलता है। ठीक है ना? निम्नलिखित में से वो कौन सा विकल्प है जो भौतिक विज्ञान में तरल पदार्थ फ्लूइड्स की श्रेणी में अंतर्गत नहीं आता है? वायु आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता। पहला ही ऑप्शन मिल गया, पानी, तेल, शहद तीनों आता है। कह रहा है कि रसायनों के राजा अम्लराज के अलावा सोने, क्या है? सोने जो मतलब गोल्ड को किस मिश्रण में विलय किया जा सकता है? तो देखिए, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, मतलब कि HCl और HNO3, जो कि इन तीनों का दोनों का रेशियो 3:1 में मिला देते हैं। ठीक है ना? अगला पॉइंट है जो खाद्य पदार्थ हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु डिब्बों पर जिंक मतलब जस्ता के स्थान पर टीन का लेप लगाया जाता है, क्यों? क्योंकि जो टीन की तुलना में जो जस्ता है वो अधिक क्रियाशील है। ये ऑप्शन नंबर आपका बी एग्जैक्ट सही है। अब आते हैं 65 नंबर पे। निम्नलिखित में से वो कौन सा पदार्थ है जो प्राकृतिक बहुलक है? इसका सटीक उदाहरण कौन सा है? इसका सटीक उदाहरण है कार्बोहाइड्रेट्स। जो लिखने वाली पेंसिल होती है, पेंसिल के लेड के निर्माण में किस अधातु का प्रयोग किया जाता है? ये जो अधातु है इसका नाम है ग्रेफाइट। मेरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराया जाए कम समय में, क्योंकि अप टू टाइम पूरे एक्सप्लेनेशन का नहीं बचा है। वो है कि जो शुरू से एक-एक चीज़ों को लेके कराते हैं। मेरा मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराया जाए, और बिल्कुल जहाँ पे मेरी ज़रूरत है मैं आपको बिल्कुल बता दे रहा हूँ, वहाँ पे एक्सप्लेन तो कर ही दे रहा हूँ मैं। 66 के बाद से 67, प्लीज सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें। पहली बार मेरी चैनल पे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है ना? ध्यान दें, इसकी पूरी पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरे मिल जाएगा, या आप जा करके वहां पे सर्च भी कर सकते हैं ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन टेलीग्राम पे, तो आपको मिल जाएगा। लगभग 1 पॉइंट के आपके सब्सक्राइबर मिलेंगे उसमें। वहां पे आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। फ्री रोज क्विज भी चल रही है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप ग्रुप के लिंक पे जाकर जुड़ सकते हैं, जिसमें लगभग 500 के आसपास बच्चे भी जुड़े हुए हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का सही रासायनिक सूत्र केमिकल का फार्मूला क्या है? क्योंकि ये थोड़ा सा प्रिंटेड गलत हो गया है। ये होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ध्यान दीजिएगा, आप से याद करिएगा हाफ, वरना जिप्सम वाले में दिक्कत होती है। तो हाफ H2O होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से यही ऑप्शन होगा। सॉरी, ये वाला फ्रैक्शन दिया ना, ये कोडिंग ले नहीं पाया इसका। कह रहा है कि जो डीएनए की जो संरचना है, गुआगीन और साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं? 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। कह रहा है कि जंतु जगत एनिमल किंगडम का सबसे विशालकाय जो फाइलम है वो कौन सा होता है? सबसे विशालकाय होता है आर्थ्रोपोडा। क्योंकि बता दें, मोलस्का जो होता है, आर्थ्रोपोडा में आपके कीड़े मकोड़े इस प्रकार की चीजें आती हैं, जो सबसे बड़ा विशाल संघ माना जाता है। मोलस्का आपका इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा संघ माना जाता है मोलस्का। क्लियर है ना? उसके बाद से हम बताएं आपका, उसके बाद एनलीडा होता है। ठीक है, एनलीडा क्या होता है? एनलीडा की बात करें हम आपसे, तो जो एनलीडा होता है वो केचुए जैसी जो खंडित कृमि वाली जो होते हैं उसमें होता है। कार्डेटा सबसे बड़ी जानना है। कार्डेटा आपके कशेरुकी प्राणी आते हैं, चूंकि ये आर्थ्रोपोडा से छोटा है। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा होता है। ठीक है ना?
अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मानव मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो शरीर के तापमान यानी बॉडी के टेम्परेचर को स्थिर कार्य करता है? पहले बात इसका आंसर जान ली, इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। अब हम जानते हैं मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है आपका पश्च मस्तिष्क। इन तीनों के बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं। अग्र मस्तिष्क जो होता है इसमें 2-3 पार्ट होते हैं। एक पहला होता है प्रमस्तिष्क जो सोचने समझने की प्रवृत्ति को बताता है, याददाश्त को बताता है। दूसरा होता है थैलेमस। क्या होता है? थैलेमस। इसमें जैसे मान लीजिए आपके तापमान को, टेम्परेचर के बारे में जानकारी देगा, आपको दर्द के बारे में जानकारी देगा थैलेमस। उसके बाद से एक और इसमें आता है हाइपोथैलेमस जो अभी आपने पढ़ा है। हाइपोथैलेमस में क्या होता है? इसमें आपका नींद को कंट्रोल किया जाता है, तापमान को कंट्रोल किया जाता है, इसका स्थिर रखने का मतलब कंट्रोलिंग पावर होती है। और सबसे बड़ी बात होती है जो पीयूष ग्रंथियाँ होती है ना, उस पीयूष ग्रंथियों को भी ये ध्यान ध्यान से मतलब कि इनको नियंत्रित करने का काम करता है। पीयूष ग्रंथि क्या है? एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। दूसरा आएँगे मध्य की बात में, तो मध्य में क्या होगा? ये आपको बता दें हम, सुनने यानी श्रवण करने में और दूसरा देखने मतलब दृष्टि में, इनका संबंधित सारी जानकारी आपकी मध्य मस्तिष्क में होती है। पश्च मस्तिष्क आपको पता है, पश्च मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लागेंटा होता है, ये सबसे बड़ी बात, जिसमें अनुमस्तिष्क का भाग होता है ये। अनुमस्तिष्क, पोन्स और उसके बाद से मेडुला ऑब्लागेंटा, ये सारे पश्च मस्तिष्क का भाग है। ठीक है ना? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। प्लीज यदि आपको सच में अच्छा लग रहा है ना, एक बार सेशन को हाइप भी कर दें, HYPE नीचे लिखा होगा आपको, कमेंट लाइक के जस्ट साइड में होगा हाइप का ऑप्शन। कह रहा है कि पोषण विज्ञान के अनुसार वो कौन सा विटामिन है जो पानी में आसानी से घुल जाता है? देखिए, देखिए 2 चीज होती है, घोलने वाली 2 ही विटामिन है, उसका विटामिन का नाम है बी और सी। बी और सी दोनों ही पानी में घुलने वाले विटामिन है और उसके बाद से ए, ई, डी, के, यही तो प्रमुख विटामिन है 5। तो इन 2 जो है वो पानी में घुलने वाले हैं और ए, ई, डी, ओ ये वसा में घुलने वाले आपके विटामिन है। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चिकित्सा विज्ञान के एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का आदर्श रक्तचाप कितना होता है? ये होता है 120/80, ऑप्शन नंबर ए। यदि शरीर में इंसुलिन की हार्मोन मात्रा कम हो जाए तो निम्नलिखित में कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? तो भाई जाहिर सी बात है उससे शुगर के स्तर में वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी सही है। वो भौतिक प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके माध्यम से पौधे मिट्टी से पानी अपनी जड़ों में खींचते हैं? इसका नाम है ऑस्मोसिस, इसको बोलते हैं परासरण, ऑप्शन नंबर आपका सी। सारे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन और मेरे नोट्स में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इसके। ठीक है ना? टर्पेंटाइन ऑयल, ये जिसको हम तारपीन का तेल बोलते हैं, वो व्यावसायिक रूप से किससे प्राप्त किया जाता है? बहुत महकता है ये। तो ये किया जाता है देवदार के वृक्ष से। देवदार के जो पेड़ है उनसे किया जाता है। 75 के बाद से 76 है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा कीट है जो मनुष्य के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक है? दीमक तो बिल्कुल नहीं, पायरीला नहीं, भीड़ भी नहीं, ये मधुमक्खी। मधुमक्खी से आपको पता है शहद, मधु, आपके मोम, ये सब कुछ प्राप्त होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। कह रहा है कि होमोसेपियंस किसका नाम है? ये तो सबको पता है, ये आधुनिक मानव का नाम है। मई 2025 में करंट अफेयर का सेक्शन आ गया। मई 2025 में अंगोला के राष्ट्रपति जो भारत की यात्रा के दौरान रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय समझौता किए हैं। ये किए थे आयुर्वेद और संस्कृति के बारे में उनके समझौता हुए थे, ऑप्शन नंबर डी सही है। वर्ष 2025 में ऑस्ट्रेलियाई चुनाव के एंथनी अल्बनीज की जो लेबर पार्टी, उसकी जीत का मुख्य आधार क्या रहा है? इसका मुख्य आधार ये रहा है कि जो लेबर पार्टी के जो संतुलित मध्यम वर्गीय अभियान है, वो विकास पर उसको ध्यान दिया था, उसमें चेंजिंग किए थे, चेंजिंग के लिए उन्होंने रणनीति लगाई थी, इसलिए जीत पाई। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अब आते हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार को किस जिले में 7200 करोड़ की लागत वाली बुनियादी ढांचा को परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है आपके मोतिहारी जिला में। कहाँ पे? मोतिहारी जिला में किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। भारत सरकार के ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है हाइड्रोजन के उत्पादन में पारदर्शिता और बाजार में विश्वसनीयता को कायम करना, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 2025 में कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु किसे पद्म भूषण से सम्मान किया गया है? तो इसमें एक ही ऑप्शन है, पंकज उदास जो मरणोपरांत है, इन्हीं को दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री के द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान BKCA के शुरुआत करने का मुख्य लक्ष्य ये है कि जो आधुनिक तकनीक के प्रयोग से भारत को वैश्विक अन्न भंडार बनाना। ये हमारे, आपको पता है कृषि मंत्री कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री पृथ्वी शिवराज सिंह चौहान है, उनका ये पूरा लक्ष्य है कि भारत को वैश्विक अन्न भंडार का विश्व गुरु बनाए हम, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है।
अब आते हैं हम आपको लेकर के क्वेश्चन नंबर 84 में। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, जो कनाडा इंडिया फाउंडेशन है, जो इसको सीआईएफ बोलते हैं, इस ये हाल ही में एक प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर, क्या है, ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर के खिताब से किसको नवाजा है? ये नवाजे हैं जग्गी वासुदेव मतलब सदगुरु जी को। और इसमें 50,000 कनाडियाइन आपको रुपया मिला है, इनको डॉलर मिला है, और एक कंप्लीट इसको दान भी कर दिए हैं ये। विमानन का क्षेत्र प्रमुख रूप से विंग्स इंडिया 2026 का जो आयोजन है वो भारत के किस शहर में होने वाला है? ये भारत के हैदराबाद शहर में होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस की यात्रा की और किस मिशन के सफल समापन के बाद से धरती पर लौटे हैं? ये धरती पर 18 दिन के बाद से वापस हुए थे। और इनका जो ग्रुप जो ये मंथली मिशन की यात्रा थी, ये था एक्सियोम 4। इसके सफल के बाद मतलब इसके साथ ये गए थे ना, ये मिशन था एक्सियोम 4। करा दक्षिण अमेरिका गणराज्य सूरीनाम इतिहास की पहली बार किस महिला को राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया गया है? इनका नाम है जेनिफर गिरलिंगस साइमंस, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। क्लियर है। 87 के बाद से 88 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 88 नंबर है, अमेरिकी उद्यमी एलन मस्क ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में नई राजनीतिक इकाई पार्टी गठन की घोषणा की है। तो एलन मस्क की पार्टी का नाम है अमेरिका पार्टी। क्या नाम है? अमेरिका पार्टी। बिहार की महत्वाकांक्षी जो कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना है, उसको केंद्र सरकार ने किस फ्लैगशिप योजना के तहत वित्तीय लाभ देने की मंजूरी प्रदान की है? इसका नाम है पीएम कृषि सिंचाई योजना। सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 90 नंबर है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई ने बिहार में मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए स्टेट आइकन के रूप में किसको चुना है? ये एक्टर हैं क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा झा को इनको चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। गाजियाबाद नगर निगम जीएनएन द्वारा देश का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने के पीछे मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य ये है, इसमें एक अत्याधुनिक टर्शियरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करना है, इसके निर्माण के लिए संसाधन को जुटाना है। अगला पॉइंट कि देहरादून स्थित क्या है, देहरादून स्थित जो सीएसआईआर भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का प्राथमिक एजेंडा क्या था? इसका एजेंडा ये था कि जो पेटेंट और नवाचार के संरक्षण है उनके प्रति जागरूकता को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। भारतीय समाज सरकार के द्वारा पाकिस्तान को जाने वाली जो चिनाब और झेलम की नदियों की पानी है उसमें कटौती करने का जो हालिया निर्णय है वो किससे प्रेरित है? आप सबको पता है, ये आपकी जो पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था, पाकिस्तान के मिसाइल परीक्षण की गतिविधियां जो हुई थी, यही रीजन है इनका। ऑप्शन नंबर सी सही है। 94 नंबर है कि तकनीक और आभूषण के क्षेत्र में संगम के रूप में किस भारतीय फर्म ने विश्व का पहला एआई आधारित गोल्ड मेल्टिंग एटीएम, जिसको सोना गलाने वाली मशीन है, वो पेश किया गया है? ये हैदराबाद में एक्चुअली लगाया गया है और इसका नाम है गोल्ड सिक्का। क्या नाम है इसका? गोल्ड सिक्का। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। 95 करा कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विशाल प्रतिमा की कुल ऊंचाई 72 मीटर के आसपास है। और इसमें इनके साथ दो बच्चों को भी एक काफी अच्छे सद्भाव के साथ इनके साथ झुका करके इनको मतलब स्नेह पूर्वक दिखाया गया है। दो बच्चों के साथ इनकी मूर्ति है। जेन एआई जनरेटिव एआई के क्षेत्र में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किए गए विशेष मंच का नाम क्या है? उसका नाम है एआई किरण। क्या नाम है? एआई किरण नाम है। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में म्यूचुअल फंड की पहुंच बढ़ाने के लिए भारतीय डाक विभाग ने किसके साथ डोर स्टेप केवाईसी सेवा के लिए करार किया? इसका नाम है एएमएफआई, जिसको हम एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। संतान की बात का 98 नंबर है कि टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता एथलीट नीरज चोपड़ा को हाल ही में किस लग्जरी निर्माता कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है आपका बीएमडब्ल्यू। किसके? बीएमडब्ल्यू के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आते हैं हम 99 नंबर की वर्ष 2025 की राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस जैवलिन थ्रो भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर अपने राज्य का नाम रोशन किया है? ये बिहार के रहने वाली हैं, इनका नाम है अंजनी कुमारी, जो जमुई जिले की रहने वाली है।
कहाँ की? जमुई जिला की रहने वाली हैं ये। बिहार का वह पहला शहर कौन-सा होगा जहाँ पे बच्चों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए एक समर्पित ट्रैफिक पार्क बनाया जा रहा है? ये बात है पटना में। पटना वो पहला शहर होगा बिहार का, जहाँ पर बच्चों को सड़क संबंधित सारी जानकारियाँ, उस यातायात के नियम के संबंधित सारी जानकारियाँ इस ट्रैफिक पार्क में दिया जाएगा। ठीक है ना? ये आपका स्थापना पटना में किया जा रहा है। इसके साथ ही मेरा सेशन कंप्लीट होता है। 100 क्वेश्चन एनसीईआरटी, एससीईआरटी बेस्ड है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है हेल्पफुल साबित होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में आप इसको शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें। ठीक है ना? थैंक यू सो मच।